वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आइल्स राइटिंग टास्क 2 की। इफ़ दिस इज़ समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन, कीप ऑन वॉचिंग। ओके, सो अब आइल्स टास्क 2 में बेसिकली एक ऐसे लिखना होता है जिसमें जिसका क्वेश्चन दिया जाता है और जिसके लिए मिनिमम 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। नाउ इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट साउंड्स कि आप 250 वर्ड्स उस टॉपिक के बारे में लिख लेंगे एंड यू विल गेट द मार्क्स। इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। इसमें काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है वाइल राइटिंग द एसे। आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके अलावा आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग अ ड्राफ्ट विद यू ऑल, जिसको यूज़ करके आप ऐसे लिख सकते हैं एंड यू कैन मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ टू गेट अ हायर बैंड। पहले बात करेंगे उन सारे पॉइंट्स की जो कि आपको कंसिडर करने हैं वाइल राइटिंग योर एसे, ताकि जब एग्जामिनर आपका एसे चेक करे तो वो सारे पॉइंट्स फुलफिल हो सकें। अब फर्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको आपने अंडरस्टैंड किया है और उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर किया है या नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिगार्डिंग राइटिंग अ एसे कि आप क्वेश्चन रीड करें और रीड करें अगेन, अंडरस्टैंड करें कि क्या चीज़ एक्चुअली वो मांग रहे हैं आपसे, एंड देन यू मूव ऑन विद राइटिंग योर एसे। नेक्स्ट इज कोहेरेंस एंड कोहेजन। अब इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो पॉइंट्स आप मेंशन कर रहे हैं वो लॉजिकली मेंशनड हो और वो एक दूसरे से लिंक्ड हो। इन्फॉर्मेशन जो उसमें आपने ऐड की है उसका एक सीक्वेंस हो जो कि आप फॉलो कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली यू आर यूजिंग वेरियस डिफरेंट पैराग्राफ्स टू एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स। नेक्स्ट है लेक्सिकल रिसोर्स, जिसमें आती है आपकी वोकैबुलरी, यानी आपने वो वोकैबुलरी यूज़ की है जो कि नॉर्मली हम रूटीन लाइफ में यूज़ नहीं करते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर लाइन में अनकॉमन वोकैबुलरी ऐड करना शुरू कर दें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप वो वर्ड्स यूज़ करें जो एक्चुअली आपको हेल्प कर रहे हैं आपका पॉइंट पुट फॉरवर्ड करने के लिए। अगर आपने अनकॉमन वोकैबुलरी यूज़ की है तो उसके लिए भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो और आपने जो वर्ड यूज़ किया है उसको आपने परफेक्टली फिट इन भी किया हो उस सिचुएशन में या उस सेंटेंस में। उसके बाद आता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अब ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में डेफिनेटली आपके सारे टेंसेस आ जाएंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ जाएंगी जो कि आपने अवॉइड करनी है। डिफरेंट रेंज के सेंटेंसेस ऐड करने हैं अपने ऐसे में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एक चीज़ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है रिगार्डिंग राइटिंग एन ऐसे वो ये है कि आप सबसे पहले रीड करें कि वो आपसे मांग क्या रहे हैं। नॉर्मली बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज के क्वेश्चंस हैं जो कि आते रहते हैं एग्जाम में। सो आप उन सब के लिए सेपरेटली प्रिपेयर करते हैं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हो जाता है और अगेन जब आप एग्जाम के लिए बैठते हैं यू गेट वेरी कन्फ्यूज और बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ आइडियाज़ आ रहा होता है उस वक्त आपको, और इट बिकम्स हार्ड टू सिलेक्ट कि आप किस स्ट्रक्चर को फॉलो करें या कौन से मेथड को फॉलो करें रिगार्डिंग राइटिंग योर एसे। सो सबसे पहली टिप ये है कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं एक ही स्ट्रक्चर को आप फॉलो करें, एक ही फॉर्मेट को आप फॉलो करें एंड मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें आप फिट इन करें अपने एसे को। अगर आप कोचिंग भी ले रहे हैं, अगर आप हेल्प ले रहे हैं, अगर आप गाइडेंस ले रहे हैं किसी की, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टीचर या इंस्ट्रक्टर को आप फॉलो करें रेदर देन गेटिंग इन्फॉर्मेशन और गेटिंग सजेशंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, वॉचिंग अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज एंड गोइंग टू डिफरेंट वेबसाइट्स एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। सो मेक श्योर वट एवर यू आर डूइंग यू आर फॉलोइंग अ सिंपल स्ट्रक्चर दैट यू कैन अगेन पुल अप इन योर एग्जाम एज वेल। नेक्स्ट चीज़ जिसमें हम बात करेंगे वो ये कि क्वेश्चन के मोस्टली एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, यानी जो क्वेश्चन नॉर्मली आइल्स ऐसे एग्जाम के लिए पूछा जाता है उसमें 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है, यानी आपने मेक श्योर करना है कि वो सारे पार्ट्स का आपने आंसर किया हो। रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका ऐसे हमेशा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो। अब आपका ऐसे कैसे ऑर्गेनाइज हो सकता है वो आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करता है। जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं आप उसको रीड करें तो उसी वक्त आपको अपने माइंड में प्लान बनाना है कि आपने इसको कैसे फॉलो अप करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं वो ये कि जो आइडियाज़ या जो चीज़ें आप एक्सप्लेन करें कोई भी कॉन्सेप्ट राइट एंड रॉन्ग नहीं है। तो आप वो आइडियाज़ या वो वैल्यूज़ या वो पॉइंट्स सेलेक्ट करें जिनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनके एक्सप्लेनेशन के लिए आपके पास अच्छी वोकैबुलरी है और जिनके लिए आपके पास अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। Regarding examples, I would say minimum of 1, because अगर आप 2 examples दे रहे होते हैं तो वो more than enough होता है, उससे ज़्यादा examples देने की ज़रूरत नहीं होती, because 250 words is not a lot। और अगर आप 2 examples इसमें 2 paragraphs में ऐड कर देते हैं so you're good to go। Okay, so अब बात करते हैं structure of the essay की। अब structure के लिए again सिंपल रूल ऑफ थंब जो आपको फॉलो करना है वो ये कि इसके 4 कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट विल बी द इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट विल बी पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड द कंक्लूजन पैराग्राफ। अब रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो कि आइल्स एग्जाम में आते हैं वो नॉर्मली 5 तरह के होते हैं। उनमें मोस्ट कॉमन वंस आर एग्री और डिसएग्री, कैन बी टू एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दे कैन गिव यू एनी प्रॉब्लम एंड यू विल हैव टू प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर दैट, इट कैन बी रिगार्डिंग डिस्कशन एंड सिंपली 2-part क्वेश्चन।
अब ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे लगता है कि ये बहुत हार्ड है टू रिमेंबर कि किस क्वेश्चन को आपने किस तरह से आंसर करना है, बट आई बिलीव अगर आप अपने माइंड पे सिंपली ये रख के जाते हैं कि अगर आपने 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं तो हर क्वेश्चन को आप उस तरह से आंसर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एग्री एंड डिसएग्री का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप फर्स्ट पैराग्राफ में जो आपके पास एग्रीएबल पॉइंट्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं, सेकंड पैराग्राफ में आप डिसएग्रीएबल पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। Then again, same is the method that you will use for advantages and disadvantages. Regarding problem and solution, उसमें भी हम यही कर सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड पॉइंट्स मेंशन करें और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम सॉल्यूशंस पे बात करें। और अगर हमारा क्वेश्चन इज़ अबाउट डिस्कशन, तो डिस्कशन में भी यही हो सकता है कि हम 2 मेन पॉइंट्स कंसिडर करें और एक पैराग्राफ में फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पैराग्राफ में सेकंड पॉइंट डिस्कस करें। एंड लास्टली, इफ इट इज़ अ 2 पार्ट क्वेश्चन तो इट बिकम्स अ लॉट ईजियर कि आप फर्स्ट में फर्स्ट और सेकंड में सेकंड आंसर करें। सो दैट मीन्स कि आपके पास जिस तरह का भी क्वेश्चन आता है, स्टिल इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ ओनली वन ऐसे स्ट्रक्चर एंड अप्लाई दैट टू योर ऐसे। अब अगर यही स्ट्रक्चर यूज़ करके आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए ऐसे लिखना। इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आप बहुत सारे बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कंपाइल नहीं कर रहे होते, या आप डिसाइड नहीं कर रहे होते कि मुझे कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक टॉपिक। ओके, सो अब हम चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि वो ड्राफ्ट जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है उसमें आप डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे फिट इन कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स कि आपको कितना बैंड चाहिए और कितनी आपकी एबिलिटी है इसको कोहेरेंट करने के लिए और एक सीक्वेंस बनाने के लिए। तो इस ड्राफ्ट को यूज़ करके इसमें कुछ सेंटेंसेस अबाउट द टॉपिक आप ऐड करेंगे और यू विल बी गुड टू गो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप वो सेंटेंसेस को कैसे कनेक्ट करते हैं या इस सिचुएशन के साथ मैच करते हैं। अब ये ड्राफ्ट डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस या पीस ऑफ माइंड व्हेन यू आर सिटिंग इन एग्जाम कि आपके पास एक ड्राफ्ट है और अगर आप इफ़ यू आर टोटली लॉस्ट तो यू कैन राइट इट अप एंड यू कैन गेट गुड स्कोर विद दैट। लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, तो बिफोर हम अपने ड्राफ्ट की तरफ जाएं, सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर हमने बेसिकली फॉलो करना है अपने राइटिंग टास्क 2 के लिए। अगेन, you need to have an introduction paragraph, paragraph 1, paragraph 2 and conclusion. सिंपली यही स्ट्रक्चर अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए फॉलो करते हैं और यही स्ट्रक्चर अगर आप अपने ऐसे के लिए यूज करते हैं, इट कैन बेनिफिट यू अ लॉट। स्पेशली ये जो पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है कि यू डोंट हैव टू थिंक मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूं अपना ऐसे, उसके लिए। एंड इट ऑल्सो सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि कि आप बस क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं उसको और आप लिखना शुरू कर देते हैं। ओके, देन वी हैव ऐसे स्ट्रक्चर। अगेन इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो के टास्क 2 में है वो है पैराफ्रेजिंग। हमेशा जो क्वेश्चन आता है या उसमें जो स्टेटमेंट दी हुई होती है उसको आपने पैराफ्रेज करके अपने ऐसे को वहीं से शुरू करना होता है। दूसरा कंपोनेंट जो कि आपके इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में होना चाहिए वो यही कि आप आउटलाइन करें जो आपके मेन पॉइंट्स हैं। पैराग्राफ 1 में आपका टॉपिक सेंटेंस होगा, उसको थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करेंगे और आप एक एग्जांपल देंगे। पैराग्राफ 2 में भी टॉपिक सेंटेंस होगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे और एग्जांपल देंगे। और कंक्लूजन में आपने जो मेन पॉइंट जिसको आपने डिस्कस किया ऐसे में वो उस पे बात करेंगे और अपना ओपिनियन देंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हैं तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात करनी है तो आप पैराग्राफ 1 में एडवांटेजेस पे बात करेंगे और पैराग्राफ 2 में डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे। अगर आपको एग्री और डिसएग्री पे बात करनी है तो पैराग्राफ 1 में आप एग्रीएबल पॉइंट्स और पैराग्राफ 2 में आप डिसएग्रीएबल पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर मेरे ख्याल में हर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए फिट इन हो सकता है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्ट्रक्चर दैट यू कैन हैव फॉर योर आइल्स ऐसे। अगेन वी नीड टू नो कि हमारा जो ऐसे है वो किस बेसिस पे चेक हो रहा है। वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टास्क रिस्पॉन्स, यानी आपने अंडरस्टैंड किया है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है एटलीस्ट आपने उसको आंसर किया है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टॉपिक सेम रख रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपको आता है उस टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे हैं, वो टॉपिक सेम है लेकिन आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं उनका आंसर नहीं किया तो यू विल बी लूजिंग मार्क्स। अगेन कोहेरेंस एंड कोहेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम प्रोवाइडिंग दिस टेम्पलेट और अ ड्राफ्ट, लेकिन आपके मार्क्स इसी चीज पे डिपेंडेंट हैं कि आप कैसे कोहेजन और कोहेरेंस को मेंटेन करते हैं इस ऐसे में। इसके बाद भी हैव लेक्सिकल रिसोर्सेज जिसमें आपकी रेंज ऑफ वोकैबुलरी है। उसके बाद है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। So I have two sample questions जिनको I will try to fit in the draft that I'll be providing you all with. अब ये writing task में it says many people believe that zoos have no purpose in today's world and should be closed. What problem do zoos bring and what are the alternatives to zoos if they are closed?
अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट लाइन अगर हम देखें कि मेनी पीपल बिलीव दैट जूस हैव नो पर्पस इन टुडेज वर्ल्ड एंड शुड बी क्लोज, वी नीड टू पैराफ्रेज दिस लाइन। जो फर्स्ट लाइन हमेशा आपके क्वेश्चन की होगी या जो स्टेटमेंट होगी उसको हमेशा आपने पैराफ्रेज करना है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि वो वर्ड जिनके लिए आपके पास उसी तरह के सिमिलर वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर लें और उसके ऊपर वो वर्ड लिख लें उसी क्वेश्चन के ऊपर। जैसे मेनी को आप अलॉट कर सकते हैं, पीपल को आप पॉपुलेशन कर सकते हैं, बिलीव को आप थिंक कर सकते हैं, पर्पस की जगह आप इम्पोर्टेंस कर सकते हैं और कोई और वर्ड जो आपके ज़हन में आ रहा हो, टुडेज़ वर्ल्ड में नाउ अ डेज़ कर सकते हैं आप। तो सबसे ईज़ी चीज़ ये है कि जब आपके पास क्वेश्चन आया है, जो वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, उनमें उनको अंडरलाइन करें और देखें कि इनके इस रेफ़रेंस से कौन से क्लोज़ेस्ट वर्ड जो कि सिमिलर मीनिंग के हैं, वो आपके माइंड में आ रहे हैं। दैट्स द ब्रेनस्टॉर्मिंग यू विल डू व्हेन यू विल सी द क्वेश्चन। अब जब आपने ये वर्ड्स लिख लिए हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट क्रिएट करने में। अब सेकंड चीज़ जो इसमें कंसिडर करनी है वो ये कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट प्रॉब्लम्स डू ज़ूस ब्रिंग एंड व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स टू ज़ूस इफ दे आर क्लोज्ड। तो अब ये दो हमारे पैराग्राफ्स के मेन हाइलाइट्स हैं। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स डू ज़ू ब्रिंग, ये फर्स्ट पैराग्राफ में आप इसका आंसर करेंगे और सेकंड पैराग्राफ में आप ऑल्टरनेटिव पे बात करेंगे। जब आपने क्वेश्चन देखा, आपने उसको 2 to 5 मिनट्स आपने दिए, उसको ब्रेक डाउन किया और आपने सोचा कि हाँ, कैसे मैंने इसको फ़ॉलो अप करना है। अब व्हाट प्रॉब्लम्स डू ब्रिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जस्ट 250 वर्ड्स आपको लिखने हैं, ये बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है। यू कैन नॉट यूज़ अ लॉट ऑफ आइडियाज़ या आप रीडर को कन्फ्यूज़ या एग्ज़ामिनर को कन्फ्यूज़ नहीं करें। तो प्रॉब्लम्स आपने 1 से 2 मैक्सिमम निकालने हैं। तो कौन-सा प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप अच्छे से बात कर सकते हैं, जिसके बारे में आपके पास अच्छी वोकैब्युलरी भी है, आपने वो प्रॉब्लम निकालना है। जैसे कि क्रूरल्टी टू वाइल्ड लाइफ है, तो एक प्रॉब्लम आप कंसिडर करें जिस पे आपने बात करनी है और अल्टरनेटिव भी आपने एक ही कंसिडर करना है। नाउ ऑलरेडी हमारे पास ड्राफ्ट है, तो हमें अब इसमें से सिर्फ 4 सेंटेंसेस है जो हमने इस ड्राफ्ट में ऐड करने हैं, इस टेम्पलेट में ऐड करने हैं और हमारे 260 270 वर्ड्स का ऐसे कंप्लीट हो जाता है। अब पहली लाइन जो हम ऐड करेंगे वो तो डेफिनेटली फर्स्ट लाइन है जिसे हमने पैराफ्रेज किया और उसके बाद इस क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका स्पेसिफिक आंसर जो हमने पैराग्राफ 1 में लिखना है और सेकंड क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर जो कि हमने पैराग्राफ 2 में लिखना है। Let's move on with our template. Now, this is what it looks like. First paragraph में people are having hard time reaching consensus on whether, paraphrase the question. अब इसमें आपने क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके लिखना है। Again, to my mind, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप उसका आंसर इसी में दे दें बट सिंपलर वर्ड्स में। दैट मीन्स कि एक्सप्लेन आप नेक्स्ट में करेंगे बट इसमें आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ऐसे आई विल डिस्कस again you can pick it from the question what problems we face because of the zoos and what alternate or what other options do we have। जो आपने दो डिस्कस करने पैराग्राफ्स में बातें वो आपने इसमें लिख देनी है। सो दैट विल बी योर 2 सेंटेंसेस जो आपने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में डालने हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके ऐसे के लिए आपको जो थोड़ी सी मेहनत करनी है वो सिर्फ ये है कि आपको टॉपिक सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के लिए भी आपको टॉपिक सेंटेंस बनाना है और सेकंड पैराग्राफ के लिए भी आपको टॉपिक सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस में हम ये बात कर सकते हैं कि इट इज क्रूल टू टेक आउट एनिमल्स फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड पुट देम इन केजेस। अब ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया जो कि हमने अपने क्वेश्चन से निकाला। अब आगे हम यही लिख सकते हैं एज right and wrong do not exist outside the collective consciousness at a particular moment. It is only possible to pass a judgment in hindsight. We could argue that visiting the zoos provide entertainment for people, but I believe that it is cruel to put animals in cages. अब अगेन यहीं पे जो आपका टॉपिक सेंटेंस था वही आपने फिट इन किया है लेकिन थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स के साथ। You will continue with a rule of thumb is to weigh the cost and the benefits of the options rather than entering into choices blindly. It is crucial to think about which lives are affected and in which way they are affected and to what degree. There are, of course, no scales of this kind of weighing, so we cannot pass a clear judgment that zoos are beneficial or not. Once the cost and benefits of outcomes have been weighed, it becomes possible to select the option with best balance of outcomes regarding the zoo. For example, a recent study showed that average now ये statement में आपके पास जो भी topic आ रहा है उसमें आपने recent study की बात करनी है। आप किसी भी magazine का जैसे नेशनल ज्योग्राफिक जर्नल या नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ रीसेंट स्टडी दैट वाज पब्लिश्ड इन नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन showed that the lifespan of the animals is greatly impacted by putting them in cages in the zoo. So
like this you can put up any study or वो आपकी एग्जाम्पल में कंसिडर हो सकती है. Now moving on to the next paragraph. अब इस पे हमने second part of the question को आंसर करना है जो कि है alternatives for the zoo. So we'll say on the other hand, again इसके लिए भी हमें एक topic sentence बनाना है जो कि है on the other hand there are various other possibilities that can be utilized by people instead of making zoos. So other opportunity, you can think whatever you want to write, जिससे आप वाइल्ड लाइफ पार्क्स के बारे में बात कर सकते हैं या फिर कोई भी टॉपिक इसमें ऐड अप कर सकते हैं. सो ऑन अदर हैंड, the various different other possibilities that can be used by people to get to know about wildlife can be wildlife parks. We need to understand that our actions have all kinds of side effects. Having wildlife parks just calls for much more perceptiveness in reflecting on the outcomes. Again, weighing costs and benefits involve a degree of knowledge which it is hard to come by. Many consequences are downright unforeseeable, whatever we do, but our ignorance should warn us against irreversible damage that is caused to the animals. So, ये जो blanks हैं इनमें आपने statement add कर देनी है regarding the topic that you are writing about. Now lastly we have conclusion paragraph जिसमें हम लिखेंगे कि on the basis of above discussion I am convinced. Again you need to make sure कि जो question में दो बातें पूछी गई हैं उनका आप answer कर रहे हैं और उसमें आप ये बोल सकते हैं I am convinced that not a lot of people favor the presence of zoo in our cities. So the alternate that we can have is wildlife parks which provide much more safety and benefit to the animals. So ये इसमें आपने फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ की जो सेंटेंसेस जो आपने टॉपिक सेंटेंसेस क्रिएट किए थे उन दोनों की समरी लिखी है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि नॉर्मली इट इज सेड कि आप वर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं करें अपने ऐसे में, बट इफ यू हैव नो अदर ऑप्शन सो इट्स फाइन. अगर आपके वर्ड की रेपिटेशन हो रही है 2-3 दफा सो दैट्स टोटली फाइन. ओके, सो मूविंग टू टास्क 2. अब क्वेश्चन है people who cause their own illness through unhealthy lifestyles and poor diets should have to pay more for healthcare. To what extent do you agree or disagree with this opinion? So now this is the agree and disagree question. अब अगेन ये फर्स्ट सेंटेंस जो हम देख रहे हैं इसको हमने पैराफ्रेज करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे? पीपल को हम पॉपुलेशन who cause or who make their own illnesses को हम disease में कर सकते हैं through unhealthy lifestyles and poor diets को हम जंक फूड में कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को लाइफ पैटर्न कर सकते हैं, should have to pay more, should have to be fined कर सकते हैं, should be fined more for health care, और हम हेल्थ केयर को हेल्थ सर्विसेज कर सकते हैं. तो ये सबसे पहले हमने सेंटेंस रीड करना है, उसमें से जो वर्ड्स का साइनोनिम हमें मिल रहा है और वो हम लिखेंगे सो दैट हमें पैराफ्रेजिंग में थोड़ा सा आसानी हुए. और क्वेश्चन इसमें है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस ओपिनियन. तो अब एग्री और डिसएग्री की बात है, इसमें अगेन यू कैन चूज वट एवर यू वांट. आप एग्री कर लें या आप डिसएग्री कर लें, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आपका स्टैंड क्लियर है आपके ऐसे में. इन पीपल आर हैविंग हार्ड टाइम रीचिंग कंसेंसस ऑन वेदर पीपल, इसमें जो आपकी स्टेटमेंट आएगी वो आपका पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट है. टू माई माइंड it is totally fair for people to pay more if they choose unhealthy lifestyle. In this essay, I will discuss both the aspects and will share my opinion. इस पैराग्राफ्स की तरफ हम जा रहे हैं तो हमें टॉपिक सेंटेंसेस चाहिए, हमें 2 टॉपिक सेंटेंसेस चाहिए अपने दोनों पैराग्राफ्स के लिए और उसमें हमने फिट इन करना है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्लियरली स्टेट करना है कि आप एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं. तो जब आपने टू माई माइंड है तो इसमें आपने क्लियरली लिखना है टू माई माइंड it makes more sense that people who are choosing or adapting to unhealthy lifestyles should pay more for their healthcare services. अब इसमें आपने क्लियरली उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया और नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स में आप उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे. नाउ आई थिंक अगेन टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस ये है कि nowadays information is so readily available that there is very less chance for people to be ignorant about their healthcare needs. As right and wrong do not exist outside the collective consciousness at a particular moment, it is only possible to pass judgment in hindsight. We could argue that health or disease is not in one's own hand, but I believe that people who choose unhealthy lifestyles need to be fined for that.
A rule of thumb is to weigh the costs and benefits of the options rather than entering into choices blindly. It is crucial to think about which lives are affected and in what way they are affected and to what degree. There are, of course, no scales for this kind of weighing. So, providing healthcare for the people who choose unhealthy lifestyle should be held responsible. Once the cost and benefits of the outcomes have been weighed, it becomes possible to select the option with the best balance of the outcomes regarding the healthcare services. Now, for example, a recent study that was published in American Healthcare Journal showed that on average, people who choose unhealthy lifestyles suffer more from heart diseases. So you can put up any example that you want. इस पैराग्राफ में अब हमने बात कर ली है रिगार्डिंग द फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस. ओके, सो अब इस सेकंड पैराग्राफ में अगेन आपने कोई भी दूसरा टॉपिक सेंटेंस सिलेक्ट करना है और उस पर बात करनी है. आखिरी पैराग्राफ में कंक्लूजन में ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन आई एम कन्विंस्ड दैट अगेन आपने एग्री किया है तो जो फर्स्ट टू पैराग्राफ्स में आपके टॉपिक सेंटेंसेस हैं उन्हीं को आप फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस और सेकंड टॉपिक सेंटेंस को ज्वाइन करके ऐड कर देंगे और वो आपका समरी हो जाएगा मेन पॉइंट्स की. सो बेसिकली इस पूरे टेम्पलेट में आपने 4 सेंटेंसेस क्रिएट किए हैं. पहला सेंटेंस आपके क्वेश्चन का पैराफ्रेजिंग है. दूसरा सेंटेंस आपकी सेकंड लाइन में है जिसमें आपने आपका मेन जो आइडिया है वो आपने डिस्कस किया है. एंड देन तीसरा सेंटेंस जो आपने खुद लिखना है वो है टॉपिक सेंटेंस जो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में आ रहा है और आप थर्ड पैराग्राफ में भी जो टॉपिक सेंटेंस है. सो इट जस्ट मेक्स 4 सेंटेंसेस जो आपने खुद से लिखने हैं. अब जो आपके ग्रेड्स या आपके मार्क्स हैं वो टोटली डिपेंडेंट है कि आप कैसे उन सेंटेंसेस को फिट इन करते हैं इस ऐसे में. एंड यू कैन गेट वेरी गुड स्कोर ऑन बाय यूजिंग दिस टेम्पलेट. अगर आप सिंपल सेंटेंसेस भी लिख रहे हैं दैट्स टोटली फाइन क्योंकि ऑलरेडी इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एडेड अप हैं. सो यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस के रेंज ऑफ वोकैबुलरी या बाकी सारी चीज़ें. तो इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड अप करने की ज़रूरत नहीं है. आप 4 सिंपल सेंटेंसेस इसमें ऐड करेंगे लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन 4 सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड है कि वो आपके क्वेश्चन को आंसर करें और बिकॉज़ बाकी इस पूरे टेम्पलेट में सारी रैंडम बातें लिखी हुई हैं. सो अगर वो 4 सेंटेंसेस आपके या अगर आप 6 सेंटेंसेस भी लिख रहे हैं वो आपके टॉपिक से टोटली रिलेट करते हैं तो इट कैन ग्रेटली हेल्प यू गेट वेरी 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 गुड स्कोर. So that's about it regarding the template. Okay, so this was all about writing task 2. I hope this was helpful. If you need this template, if you need this draft, do email me on my email address and do not forget to like, share and subscribe my channel. I'll be posting a lot more videos regarding IELTS and immigration, so make sure that you are following. Thank you for watching.